वोट से हम देश की गद्दी में बैठे नरेंद्र मोदी को रोड मिनिस्टर बना सकते हैं अगर हम चाहें। इस वोट की शक्ति से राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को हम लोग रोड मास्टर बना सकते हैं अगर हम लोग तय कर लें। आज देश के संविधान को बर्बाद करने की, खत्म करने की तैयारी सरकार ने कर ली। मैं अब राजस्थान की बात करूंगा। आप यहां सुबह से इंतजार कर रहे हो, आप समाज का मान हो, आप इस समाज के हक वंचित समाज के योद्धा, आपको समाज का नेतृत्व करना है। राजस्थान में पिछले 5 साल में हजारों आंदोलन हुए। हर आंदोलन में हमारे लोगों ने पूरी एनर्जी लगाई, लेकिन न्याय के नाम पे सिर्फ हमारे साथ मजाक हुआ। मैं सीएचए की भर्ती में आया, छोड़ो उत्तर प्रदेश में मैंने कितनी जेलें काटी, छोड़ो। सीएचए की भर्ती हुई, सीएचए की आंदोलन चल रहा था बच्चों का, मैं आया, यहां की सरकार ने 4 दिन मुझे जेल में भेज दिया। मैं हंसते हंसते चला गया, क्योंकि आप जानते हो कि कोई जेल मेरा हौसला नहीं दिखा सकती, मैं आपका खून हूं, कोई जेल मेरा रास्ता नहीं रोक सकती। मैंने आपसे लड़ना सीखा कि किस तरह से मुसीबतों में आपने हमें अपने पेट को भूखा रख के हमें पाला, उधार लेके अपनी टूटी हुई चप्पल पहन के उन फटे हुए कपड़ों में हमें पढ़ाया और हमें इस लायक बनाया कि हम इस समाज की लड़ाई लड़ सके। थर्ड ग्रेड टीचर जो है उनके ट्रांसफर नहीं हुए, उनके आंदोलन को लड़ने में आया, सरकार ने रोक दिया। मैं जितेंद्र मेघवाल की जब मुझे रखने पर हत्या हुई, मैं आया, सरकार ने मुझे एयरपोर्ट पे बंद कर दिया। इंद्र मेघवाल को जब बच्ची छूने पर हत्या हुई, मैं आया। ये ताली बजाने का विषय नहीं है। मक्की छूने पे जब आपके बच्चे की हत्या हुई तो मैं आया, और सरकार ने 4 बार मुझे लौटाया, वापस दिल्ली छोड़ के आया। ओम प्रकाश रेड्डी ने सुसाइड कर लिया क्योंकि उसके पिता का अपमान हुआ, उसके पिता को पीटा गया, उसके पिता को अपमानित किया गया, वो बच्चा न्याय नहीं दिला पाया, उसने सुसाइड कर लिया। उसकी लाश को लेकर 3 दिन में बैठा रहा आंदोलन में। आप ये बताओ, जो सरकार आपको अन्याय होने पर न्याय दिला दे, वो सरकार आपकी तरक्की सुनिश्चित कर देगी क्या? जो सरकार आपके आंसुओं पे मुस्कुराए, वो आपको कामयाब करने की सोच रखेगी क्या? बहुत मसले। मैं भी मध्य प्रदेश से लौटा, वहां पे संविधान बचाओ यात्रा का हिस्सा बना मैं बहुत सारे गांव में गया। राजस्थान का बॉर्डर पड़ता है झालावाड़, भीलवाड़ा। वहां मैं जब निकला, गांव का गांव सड़कों पे था, महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग, नौजवान, सब। मैं महिलाओं से मिला, कितने पैसे मिलते हैं, क्या करती हो? कहा अपनी खेती नहीं है। ये तो फिर भी हर वर्ग में आप ताकतवर हैं, तन से भी, मन से भी, धन से भी, यहाँ तो आप ताकतवर हैं। ये गर्व की बात है हमारे लिए कि यहाँ आपने अपनी वजूद को, अपनी जमीन को मजबूत कर रखा। लेकिन जब मैं उनसे मिला, तो मैंने पूछा क्या करती हो? कहा कि दूसरों खेतों में काम करते हैं। हमने कहा क्या मिलता है? कि 150-200 रुपए। हमने पूछा घर चल जाता है क्या? तो कहा चलाना पड़ता है। और जब ये बात वो कह रही थी, उनके आंसू टपक रहे थे। मैं नौजवानों से मिला, क्या करते हो? कि भैया गुजरात में काम करते हैं। तो मैंने कहा तुम यहाँ के रहने वाले गुजरात क्यों जाते हो? कोई रोजगार नहीं। महाराष्ट्र जाते हैं मुंबई काम करने के लिए। क्या काम करते? लेबर का। तो मैंने कहा यहाँ क्यों? क्या पता लगा आप आ रहे हैं, आपसे प्यार करते हैं, आपको देखने के लिए टीवी पे देखा, आपको देखने के लिए चले आए काम छोड़ के। तो मैंने उनसे पूछा कि मुझसे क्या उम्मीद करते हो? तो उन्होंने जो मुझसे कहा वो बहुत मेरे लिए बड़ा भावुक पल था। कि हमें ऐसा लगता है कि बाबा साहब अम्बेडकर की 21वीं सदी में हमारी तरक्की का जो सपना बाबा साहब ने देखा था, वो आपके आंदोलन से पूरा होगा, हमें ये लगता है। इसलिए हम लोग गुजरात से, महाराष्ट्र से राजस्थान चले आए। और ये सच भी है, पढ़े लिखे नौजवान बेरोजगार घूम रहे हैं, सरकार कहती है हम पे ठेका नहीं। और ये मैं राजस्थान सरकार के लिए नहीं कह रहा, क्योंकि मैं तो देश में घूमता। मैं अगर आपसे दर्द बताऊंगा तो आप सुन नहीं पाओगे। मैं सिद्धार्थ नगर हम गए, भगवान बुद्ध की धरती, कपिल वस्तु। जब मैं रात को 9 बजे सभा करके निकला, और मेरे नौजवानों सुनो,
और अमल करो और देखो क्या हालात है तुम्हारे, कि जिस गांव के बाहर से निकलता वहीं बहनें माएं लोटा लेके खड़ी हुई, जिस समाज की बच्चियां महिलाएं बहनें जिनको सड़क पे इस तरह से खड़े होकर अपमानित होना पड़े, वो समाज के नेता कैसे सो जाएं घर में पड़े, उस समाज की आने वाली पीढ़ियां कैसे चैन की नींद सो जाए। इसलिए घूमता रहता हूं, इस जिम्मेदारी को समझते हुए कि जेल से भी लड़ लूंगा, सीबीआई ईडी इनकम टैक्स से भी लड़ लूंगा, एनआईए से भी लड़ लूंगा, झूठे मुकदमों से भी लड़ लूंगा, जेल भी चला जाऊंगा और गोली भी खा लूंगा, लेकिन जब तक आपको जगा ना दूं, जब तक आपका मनोबल बढ़ा के आपको तरक्की के लिए खड़ा ना कर दूं, तब तक रुकने का नहीं। आप नहीं समझते, मुझे नहीं बनना राजस्थान में एमपी एमएलए, आप जानते हैं इस बात को। मैंने जहां जन्म लिया मैं खून आपका हूं, लेकिन वहां 403 सीटें हैं विधानसभा की और लोकसभा की 80 सीटें हैं, आपके यहां 10 सीटें हैं। आपके यहां विधानसभा की 200 सीटें हैं, मेरे यहां आपसे दुगनी सीटें। आपके यहां लोकसभा की 10 सीटें, मेरे आपसे 8 गुना ज्यादा, 25 है, आपसे 3 गुना के लगभग ज्यादा। मगर मैं यहां इसलिए हूं क्योंकि जहां अगर यहां भी आपको दर्द हो रहा है, उस दर्द की तकलीफ मुझे भी, और अगर मैं समाज को परिवार मानता हूं तो ये तकलीफ होनी चाहिए, मुझे भी होनी चाहिए और आपको भी होनी चाहिए। अगर हाथरस में अन्याय हो तो अनवर को तकलीफ होनी चाहिए, अगर उन्नाव में अन्याय हो तो अनवर को तकलीफ होनी चाहिए, और अगर किशनगढ़ में अन्याय हो, अगर पाली में अन्याय हो, अगर उदयपुर में अन्याय हो, तो आपको भी तकलीफ होनी चाहिए कि आपकी कौम के साथ अन्याय हो रहा। पूरा दिन हो गया हमें निकले हुए, और जब मैं आपसे लगा के माओ बहनों से मिलता हूं, उनकी बातें बता देती हैं कि वो कितनी तकलीफ में। आप बताओ, अलवर को तो मैं जानता हूं जो हमारी राजधानी है, ये हमारी मजबूत राजधानी है, मगर आप बताओ क्या पूरे देश में या पूरे मध्य राजस्थान में हमारी स्थिति ऐसी है? आप बताओ। अगर स्थिति ऐसी नहीं है तो ऐसी स्थिति अच्छी कैसे होगी? आप बताओ। आज सब लोग कह रहे हैं संविधान को खतरा है, आप मानते हैं संविधान को खतरा है? हाथ उठा के बताओ जो लोग मानते हैं। मेरा एक सवाल है आपसे, तमाम राजनीतिक दल यहां है, तमाम नेता यहां हैं, फिर उन सबके रहते खतरा कैसे हो गया? आप बताओ। इसका मतलब वो अपना काम ईमानदारी से, क्योंकि अगर वो अपना काम ईमानदारी से करें तो फिर संविधान पे खतरा कैसे हो गया? आप बताओ। और आप ये बताओ, चुनाव के बाद कोई आपके दर्द तकलीफ में शामिल होने आया? किसी ने पूछा कि आपका पेट भूखा है या भात भरा हुआ? आपके घरों में आटा है या नहीं? किसी ने पूछा? अभी एक पत्रकार ने मुझसे सवाल किया, मुख्यमंत्री जी बहुत योजनाएं चला रहे हैं। मैंने कहा कौन कौन सी? कहा वो सिलेंडर सस्ता कर दिया है और 1-2 योजनाएं और बताई। मैंने पूछा भाई कब चलाई? अभी। मैंने कहा क्यों? 4.5 साल में कोई और मुख्यमंत्री था क्या? 4.5 साल यहाँ जनता नहीं रह रही थी, पलायन करने लगे लोग यहाँ से, जो 4.5 साल बाद चुनाव आने पर मुख्यमंत्री को याद आया कि इनके हितों के लिए कुछ करना। फिर मैंने उनको बताया कि इसका सच क्या है, तुम भी सुन लो। पहले चुनाव से 1-2 दिन पहले रात के अंधेरे में वोट के खरीदार आते थे थैले में पैसे लेके, और गरीबों को ये कहते थे वोट तो आपको देनी है, उनको देने की बजाय हमें दे देना, कुछ पैसे ले लो आपके घर चल जाएंगे। और हमारे लोग अपने बच्चों के रोटी के लिए कुछ पैसा मिल जाए इस वजह से उनको वोट देते थे। इसको वोट की खरीदारी कहते हैं। पहले वो खरीदारी रात के अंधेरे में होती थी, क्योंकि उस समय हमारे नेता आंख से आंख मिला के इनसे लड़ रहे थे। अब हमारे नेता थोड़े से चुप हो गए हैं, अब दिन के उजाले में खरीदारी हो रही है। आप ये बताओ, ये खरीदारी नहीं है तो और क्या है कि कुछ पैसे ले लो और वोट हमारी पार्टी को दे दो? क्या ये आपके वोट की खरीदारी नहीं है? क्या है या नहीं है? बताओ। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने 4 बच्चों को कुर्बान करके वोट का अधिकार हमें बिकने के लिए दिया है क्या? इस वोट से हम देश की गद्दी में बैठे नरेंद्र मोदी को रोड मिनिस्टर बना सकते हैं अगर हम चाहें। इस वोट की शक्ति से राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को हम लोग रोड मास्टर बना सकते हैं अगर हम लोग तय कर लें। ये तो बात हुई रोड मास्टर बनाने की, लेकिन इस वोट की शक्ति से हम अपने बीच के व्यक्ति को इतना ताकतवर भी बना सकते हैं
कि वो आपकी सारी पीड़ाएं हर ले, आपकी एक एक परेशानियों को खत्म कर दे। क्योंकि संख्या तो हमारे देश में बहुत है बहुजन समाज के लोगों की, लेकिन समस्या भी हमारी इतनी है। और संख्या से हल नहीं होगा, हल होगा जब वोट की शक्ति बना के आप अपना राज स्थापित करो।